नमस्कार। दी डॉन एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ एवं सुखी होंगे। आज हम आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देने जा रहे हैं। पहलवान सुशील कुमार की क्राइम स्टोरी में नए खुलासे हो रहे हैं। अब इस स्टोरी में शराब शबाब का भी जिक्र होने लगा है। सागर हत्या मामले में एक खुलासा सामने आया है, जिसके मुताबिक सोनू मोहाल की गर्लफ्रेंड को लेकर अजय बक्करवाला के गाली गलौज हुआ था, जिसके बाद अजय ने अपना बदला लेने के लिए सुशील का साथ दिया। अजय सुशील को सागर सोनू के महाल के खिलाफ भड़काता रहा, जिससे सुशील इन दोनों से नाराज रहता था। 4 मार्च की रात अजय बक्करवाला सुशील शराब के नशे में पहलवानों की क्लास लेने के लिए छत्रसाल स्टेडियम पहुंचे। छत्रसाल स्टेडियम में सभी पहलवानों को बुलाया गया था, लेकिन सागर धनखड़ के नहीं आने से सुशील आग बबूला हो गया था। शालीमार बाग मॉडल टाउन के फ्लैट से सागर धनखड़, सोनू महाल, अमित उनके दो अन्य साथियों को जबरदस्ती छत्रसाल स्टेडियम खींचकर ले आए। वहां सुशील पहलवान ने अपना दबदबा दिखाने के लिए नीरज बवानिया गैंग के काला असौदा के बदमाशों को स्टेडियम बुला लिया था। सूत्रों के मुताबिक पहलवान सुशील कुमार के लिए अजय बक्करवाला राइट हैंड की तरह है। वह सुशील के हर एक छोटे बड़े काम में शामिल रहता है, यहाँ तक कि सुशील के लिए शराब अन्य बंदोबस्त भी करता था। वारदात के बाद जब सुशील फरार हुआ तो वह भी उसके साथ ही था। पहलवान सुशील का ये कानूनी दाव भी दिल्ली की रोहिणी कोर्ट से खारिज हुआ। सुशील ने मॉडल टाउन में अपना विवादित फ्लैट सागर व सोनू को कब्जा रखने के लिए दिया था। जब इनके बीच मनमुटाव हुआ तो अजय बीते मार्च माह में फ्लैट पर दोनों को सुशील की ओर से धमकाने के लिए कहा गया था। उस वक्त घर में सिर्फ उनका रसोइया मौजूद था। फ्लैट में सोनू ने अपने बर्थडे पर रूम को सजा रखा था। इस रूम की दीवार पर गर्लफ्रेंड की बड़ी सी फोटो भी लगाई हुई थी। अजय ने रूम की वीडियो बनाई, उसकी गर्लफ्रेंड की फोटो भी खींच ली। सूत्रों के मुताबिक सोनू को पता चला तो उसने अजय को फोन कर धमकी दी, उसके साथ गाली गलौज की। उसी दिन अजय ने सोनू को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। इसी बीच फ्लैट खाली करने के साथ सुशील का सागर व सोनू से विवाद खत्म हो गया था, मगर अजय लगातार सुशील से चुगली करता रहा कि सागर स्टेडियम में दूसरे पहलवानों के आगे उसे गालियां देता है। सोनू भी काला जठेड़ी नाम लेकर धमकियां देता है। स्टेडियम में अपनी साख गिर रही है। 4 मई की रात को सुशील ने ड्रिंक कर रखी थी। वह अजय को साथ लेकर स्टेडियम पहुंचा, सभी पहलवानों को मैदान में बुलाया। उस वक्त सागर वहां नहीं था। सागर के दोस्त भगत को बुलाकर मारपीट करके उसका फोन छीन लिया। पहलवानों के बीच अपना दबदबा दिखाने के लिए असौदा व नीरज बवानिया गैंग के बदमाशों को कॉल करके बुलाया। उनकी मदद से शालीमार बाग मॉडल टाउन से सागर, सोनू, अमित व अन्यों को उठाकर छत्रसाल स्टेडियम पहुंचा, जहां वारदात को अंजाम दिया गया। सुशील ने प्रिंस से वीडियो इसलिए बनवाई ताकि उस वीडियो को दिखाकर पहलवानों को डरा सके। उधर क्राइम ब्रांच ने वारदात में शामिल अन्य 4 आरोपियों को भी अपनी कस्टडी में लिया हुआ है, जिनमें से एक आरोपी को लेकर पुलिस टीम रात हरियाणा गई है। बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। बिहार के अररिया की एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने बताया कि हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जिस पर कई सवाल खड़े हैं, जहां मानवता का कोई आधार नहीं है। दरअसल हाल ही में एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें एक लड़की पीपीई किट पहनकर अपनी मां के शव को दफना रही थी। उसकी मां के अंतिम संस्कार में कोई भी शामिल नहीं हुआ। तब उसे अकेले मां के शव को दफनाना पड़ा। लेकिन अब जब उसने उनका श्राद्ध कर्म किया तो उसमें 150 लोग पहुंच गए। मां से पहले उसके पिता का निधन हो गया था। ये मामला बिशनपुर पंचायत के वार्ड नंबर 14 का है। सोनी के पिता मेडिकल स्टोर चलाते थे। उनकी तबीयत बिगड़ी और कई दिन अस्पताल में रहने के बाद उनकी मौत हो गई। 4 दिन बाद मां की भी मौत हो गई। इससे लोगों में ऐसा डर फैला कि कोई उनकी लाश भी उठाने नहीं आया। माता पिता के जाने के बाद 3 बच्चे। इंडिया टाइम्स की खबर के अनुसार सोनी ने मां के अंतिम संस्कार के लिए लोगों को बुलाया, लेकिन कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। इसके बाद उसने घर के अहाते में ही गड्ढा खोदा और मां को दफना दिया।
इसके बाद उन्हें काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी। बाद में उन्हें मदद मिलनी शुरू हुई। जिला प्रशासन से भी उन्हें आर्थिक मदद मिली। इसी से उन्होंने माँ बाप के श्राद्ध और ब्राह्मण भोज का आयोजन किया। इस आयोजन में गांव के 150 लोग शामिल हुए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिशनपुर गांव में वृद्धा मेघो देवी 4 महीने से पेंशन का इंतजार कर रही है। घर में दूसरा कोई नहीं, बस एक दृष्टिहीन नतनी है जो 13 वर्ष की हो चुकी है। उसकी खुद की उम्र 70 वर्ष हो चुका है। बुढ़ापे के कारण मेघो का शरीर भी अब धीरे धीरे कमजोर होने लगा है। नातनी की आंखों की रोशनी लौटने की भी उम्मीद खो चुकी है। आर्थिक तंगी अलग से परेशान कर रही है। सरकार द्वारा महिला को मिलने वाला पेंशन पिछले 4 महीनों से नहीं मिला है, जबकि दिव्यांग विनीता को 2 माह से पेंशन नहीं मिली है। नानी और नातनी बैंक का चक्कर काट कर थक चुकी हैं। वृद्ध महिला का कहना है कि किसी के यहाँ बर्तन मांजकर धोकर अपना तथा नातनी के भोजन का जुगाड़ कर लेती थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वह काम भी हाथ से चला गया। उसकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। पति का निधन 2001 में हो गया था। उसके बाद घर घर का चौका बर्तन करना शुरू किया था। जमीन खरीदकर किसी तरह घर बनाया। इकलौती बेटी है। दामाद की मौत होने के बाद उसकी स्थिति हमसे भी खराब हो गई थी। इसके बाद दोनों आंखें खो चुकी दृष्टिहीन नतनी को 6 वर्ष की उम्र में ही अपने यहाँ ले आई और प्राथमिक विद्यालय बिशनपुर में प्रथम कक्षा में नामांकन कराया। 2020 में 5वीं कक्षा पूरी कर ली। आगे की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं जुटा पाए, जिस कारण नातनी घर पर ही है। नानी ने बताया कि अगर मेरे पास पैसा होता तो निजी स्कूल में इसका नामांकन करवाया। यह कहकर अपने आप को रोक नहीं पाई। कहा कि सरकार की ओर से मुझे कोई मदद नहीं मिली। वो खुद शादी व श्राद्ध कर्म में जूठन उठाने का काम करती थी। वहाँ से बचे भोजन को नातनी को लाकर खिलाती थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण वह भी बंद है। महिला ने कहा कि सरकार से चावल, गेहूं, नमक मिलता है, उसी से अब दोनों किसी तरह घर चला रही हैं। पिछले लॉकडाउन में डिनोबिली स्कूल तथा विभिन्न संगठनों द्वारा खाद्य सामग्री के साथ साथ दिव्यांग विनीता को मदद मिली थी। इस बार किसी ने कोई मदद नहीं की। बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। योग गुरु और व्यवसायी गुरु रामदेव से जुड़े विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। पहले तो उन्होंने एलोपैथी पर विवादित बयान दिया, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी करने की मांग उठने लगी और अब उनके पतंजलि गुरुकुल में छात्रों को बंधक बनाने के आरोप लग रहे हैं। ये आरोप लगाने वाले कोई और नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही है। उनका कहना है कि गरियाबंद कलेक्टर और एसपी की पहल पर बच्चों को गुरुकुल में बंधक बनाया गया। दरअसल भूपेश बघेल ने आरोप लगाया है कि बाबा की कंपनी पतंजलि के गुरुकुल में उनके राज्य के 4 छात्रों को बंधक बनाकर रखा जा रहा था। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा, पतंजलि गुरुकुल में छत्तीसगढ़ के 4 छात्रों को बंधक बनाए जाने की शिकायत मुझ तक पहुंची थी। गरियाबंद कलेक्टर और एसपी की पहल पर बंधक बनाए गए बच्चों को छुड़ा दिया गया है। मैं बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जितना बड़ा बाबा रामदेव का कारोबार है, उतना ही बड़ा ये आरोप भी है। एक तरफ बाबा रामदेव टीवी पर शिष्टाचार और संस्कार सिखाते दिखते हैं। उन्होंने कांग्रेस सरकार के घोटालों के खिलाफ आंदोलन में भी भाग लिया था, तो वहीं दूसरी तरफ एक राज्य के मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि बाबा रामदेव के खुद के गुरुकुल में 4 बच्चों को बंधक बनाकर रखा जा रहा है। बाबा रामदेव का कहना है कि कोई उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकता, लेकिन इतने बड़े आरोप के बाद तो उनकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए और उनसे पूछताछ भी होनी चाहिए। अगर बंधक किसी कलेक्टर और एसपी की पहल पर बनाया गया है, तो क्या गुरुकुल के लोगों को इसकी भनक नहीं थी? इस बात की जांच होनी चाहिए कि कहीं बाबा रामदेव की उपाधि पाए योग गुरु के कारोबार में कहीं किसी मासूम के साथ अन्याय ना हो रहा हो। ऐसा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे पहले कई बाबाओं की पोल खुल चुकी है, फिर वो चाहे आसाराम हो या फिर राम रहीम। बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। महामारी के बीच मार्च के बाद से लगातार बेरोजगारी दर बढ़ रही है। पिछले महीने 75 लाख लोगों की नौकरी छिन जाने का दावा किया गया। महामारी संकट से बचाने को लॉकडाउन लगता है तो नौकरियों पर भी ताले लटक जाते हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में जिन्होंने प्रदेश, देश और विदेश तक अपने खेल कौशल के दम पर सम्मान दिलाया,
वो आज समोसे बेचने, कारपेंटर का काम करने, चाय बेचने के लिए लाचार हैं। जिन हाथों ने तलवार थामकर उत्तर प्रदेश से लेकर देश तक तलवारबाजी के खेल में सम्मान के साथ खिलाड़ी पैदा किए, अब उन्हीं हाथों में आरी है, लकड़ी का टुकड़ा है और सम्मान के से जीने के लिए योग्यता के विपरीत काम करने को मजबूर करने वाली बेरोजगारी है। जिन हाथों ने बहुत से खिलाड़ियों को तीरंदाजी सिखाई, अब वो हाथ समोसे बनाते हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में तलवारबाजी के एक ऐसे कोच हैं जिन्होंने 7 साल कोचिंग दी। जिस हाथ में तलवार रहती थी, आज उनमें आरी है। संजीव कुमार गुप्ता 2020 के लॉकडाउन से पहले तक तलवारबाजी के प्रदेश स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के खिलाड़ी तैयार करते देते थे। अखबारों की कतरन में इनके कारनामे अब भी दर्ज है। घर की दीवार पर लटके मेडल और सेल्फ पर सजी ट्रॉफियां कोच संजीव कुमार की कोचिंग की गवाही देती है। लेकिन लॉकडाउन में कोचिंग बंद हुई तो संविदा पर कोचिंग देते रहे। खिलाड़ी संजीव कुमार के हाथों में तलवार की जगह आरी आ गई, क्योंकि घर में अब बेरोजगारी आ गई है। संजीव कुमार गुप्ता ने कहा कि कमाई का कोई जरिया नहीं है, रोज़ 300 रुपये मिलता है। उन्होंने कहा कि इतना पैसा भी नहीं मिल पाता कि बेटी के स्कूल की फीस भर पाए, इसलिए 12 साल की ख्याति दोस्तों से स्कूल न आने की झूठी वजह बता देती है। ख्याति बोलती है कि मेरा दूसरे स्कूल में एडमिशन हो गया है। वहीं जिन हाथों ने बड़े मुक्केबाजों को मेडल दिलवाए, वो हाथ अब बेरोजगारी के चलते चाय बेचने तक को मजबूर हुए। जिन हाथों से समोसे बन रहे हैं, उन्हीं हाथों में कभी तीर धनुष होता था। प्रदेश का नाम रोशन किया, देश को कई तीरंदाज दिए, लेकिन 44 साल के कोच महेंद्र प्रताप सिंह अब समोसे बेचकर घर चलाने को बैठे हैं। महेंद्र सिंह ने कहा कि नियम से भर्ती हो गई तो रीजनल स्पोर्ट्स अधिकारी होते, ये नहीं सोचा था कि ऐसा करना होगा। ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार की योजनाएं क्या सिर्फ खिलाड़ियों के मीडिया में चकाचौंध बटोरने तक ही दिखती है, वरना मुक्केबाज तैयार करने वाले कोच मोहम्मद नसीम चाय बेचने को क्यों मजबूर हुए? इन सारे सवालों के साथ संवाददाता खेल निदेशक आरपी सिंह के पास पहुंचे। आरपी सिंह ने कहा कि जून में ट्रायल कराऊंगा, जो प्रशिक्षक है उनकी जो प्रॉब्लम है बात कर लें, जो सरकार का नियम है उसके हिसाब से हो जाएगा। गौरतलब है कि 16 मई को खत्म हुए हफ्ते में बेरोजगारी दर बढ़कर 14.45% तक पहुंच गई। बेरोजगारी दर का ये आंकड़ा 49 हफ्तों में उच्चतम स्तर पर है। मार्च से लेकर अब तक के आंकड़ों में बेरोजगारी को अगर देखा जाए तो मार्च में बेरोजगारी दर करीब 6.5% थी। अप्रैल में यह बढ़कर 7.97% तक पहुंच गई और फिर मई में ये 14.45% तक आ गई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक अप्रैल के महीने में 75 लाख से ज़्यादा लोगों की नौकरियां व रोजगार छिन चुका है। सरकारों ने गरीबों, रेहड़ी पर रोजगार करने वालों के लिए राशन और कई जगहों पर कुछ पैसे का इंतजाम किया, लेकिन इन योजनाओं से मध्यम वर्ग देश का हमेशा अछूता रहता है, जो अपने सम्मान और स्वाभिमान के लिए चुपचाप सहता है। बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। महामारी काल में कई बिजनेस ठप पड़ चुके हैं। लाखों लोगों ने अपनी नौकरी से हाथ धो दिया। इस महामारी ने ऐसे दिन दिखा दिए कि अब कई लोग पाई पाई के लिए मोहताज नजर आ रहे हैं। किसी के पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं तो कोई कई महीनों से बेरोजगार बैठा है, कोई अपने बच्चों की स्कूल की फीस जमा नहीं कर पा रहा है तो कोई अपने रिश्तेदार का महामारी के दौर में इलाज नहीं करवा पा रहा है। कष्ट कई हैं लेकिन समाधान कोई नहीं मिलता। इस समय यूपी के भी कई ऐसे दिग्गज कलाकार जो हुनर के मामले में तो किसी से कम नहीं हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति हर बीतते दिन के साथ बदतर होती जा रही है। आलमबाग के रहने वाले सत्यम शिवम सुंदरम सिंह पिछले 40 वर्षों से तबला वादक हैं। यही नहीं, वे नाल भी बजाते हैं। उन्होंने देश विदेश में अपनी इस प्रतिभा से लोगों का मनोरंजन किया और खूब नाम कमाया। लेकिन आज हालात यह है कि पैसों की कमी की वजह से वे अपने भाई का समय रहते इलाज भी नहीं करवा पाए। नतीजा ये हुआ कि उनके भाई महामारी से जंग हार गए और दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। घर में खाने को दाना भी नहीं है और काम तो पूरी तरह बंद है। आत्मसम्मान इतना है कि किसी से मांग भी नहीं सकते। लखनऊ के विराटनगर में रहने वाले शोभानाथ चौरसिया भी एक ऐसी ही काबिल म्यूजिशियन हैं। वे संगीत में कई वाद्य यंत्रों से साइड रिदम देने का काम करते हैं,
लेकिन अब संक्रमण और इस लॉकडाउन ने उनके परिवार को तोड़ कर रख दिया है। उनके बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं और घर में ही खाने के लाले पड़े हुए हैं। लखनऊ के आशियाना क्षेत्र में रहने वाले चंद्रेश पांडे हारमोनियम पर मक्खन की तरह उंगलियां चलाते हैं। उनकी धुन पर लोगों का झूमना हमेशा ही लाजमी रहता है। उन्होंने कई बड़े शो में हिस्सा लिया है, कई बड़े प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाया है, लेकिन अब महामारी में वो भी बेरोजगारी के कगार पर आ गए हैं। पैसा कमाना है, इसलिए छोटे मोटे प्रोग्राम में भी जाना शुरू कर दिया है, लेकिन स्थिति फिर भी नहीं सुधर पा रही है। वे आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और मदद करने के लिए कोई नहीं दिख रहा है। साभार, डेली हंट, डेली होम, धन्यवाद, द डॉन एक्सप्रेस, नमस्कार।